प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, मुल्क में किसानों का आंदोलन जो चल रहा है तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है। 10 महीने हो गए हैं और अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है और गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसी हलचल भी नहीं हो रही है जिससे कि ये कम से कम उम्मीद रख सकें कि आने वाले चंद दिनों में कुछ नतायज बरामद हो सकते हैं। इसके बरखिलाफ हो ये रहा है कि वक्तन फ़ौक्तन ये एहतजाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है, साजिशों का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर किसान हैं कि डटे हुए हैं और जो है बेहतरीन तरीके से एहतजाज जारी रखे हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे किसान दोस्त जो कि गंगानगर ज़िले राजस्थान में रहते हैं और शाहजहांपुर के पड़ाव पर जो है इनका जो है आना-जाना है। फ़िलवक़्त ये गंगानगर में मौजूद हैं। आइए पृथ्वीराज बुदानिया साहब से बात करते हैं कि मौजूदा किसानों के प्रोटेस्ट की सूरत हाल क्या है? पृथ्वीराज साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। जी, जो करनाल में जो हुआ जी, पुलिस का जुल्म, उसके बाद फिर लखीमपुर का वाक़या हुआ। ये सारे वाक़यात को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, 10 महीने हो गए हमारे इस किसान आंदोलन को शुरू हुए। हुँ, तो लगातार जैसे पहले करनाल में जो इंसिडेंट हुआ और उसके बाद में जो लखीमपुर में घटनाक्रम हुआ। तो सर लखीमपुर का जो घटनाक्रम है, ये तो एक तरह से मतलब पूरी सरकार को बेहद शर्मसार करने वाला जो है इंसिडेंट था कि किसी गृह मंत्री का बेटा जो किसान है, वो जो प्रोटेस्ट करके वापस घरों की ओर लौट रहे थे। उन पे वो एक अपना जो बाहुबलीपन जो उसका होता है, जिस तरह से मंत्री के उस बाप ने, फादर ने, जो मंत्री है, उसने जिस तरह से एक सभा में पहले कुछ दिन पहले ही, महीने भर पहले सभा में उसने कहा था कि मैं मंत्री या नेता बनने से पहले क्या हूँ, ये आप लोग शायद नहीं जानते हो। तो हुँ, वो जो उसके कहने का भाव था, वो यही था कि हम लोग कुचल कर और दबा कर, डरा कर ये आंदोलन जो है हमारे क्षेत्र में कुचल देंगे। तो वही उसके जो बेटा है, वही उसके बेटे ने किया। शांतिपूर्वक जा रहे किसानों पे गाड़ी चढ़ाई उन्होंने। उनको लग रहा था कि जैसे किसान, यहाँ के जो लोकल किसान हैं, वो डर जाएँगे इससे और उसका कुछ बिगड़ना नहीं क्योंकि वो मंत्री का बेटा है। जी। लेकिन जिस सर तर जी, जी। हाँ जी। जी, आप फरमाइए, उसके बाद पूछता हूँ। लेकिन जो हमारा जो आंदोलन चल रहा है पिछले 10 महीने से, ये इस लेवल का आंदोलन हो चुका है अब कि जो संयुक्त किसान मोर्चे की एक अपील होती है, उस अपील का पूरे देश में उसका पालन होता है, उसका असर होता है। मैं यहाँ श्री गंगानगर राजस्थान में गाँव में आया हुआ हूँ, लेकिन जैसे कल अगर कोई कॉल हो जाए भारत बंद की या किसी भी तरह की, तो वो जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है, वो यहाँ से हम बैठे पूरी करते हैं। हम हमारे गाँव के लेवल पे करते हैं, तहसील के लेवल पे करते हैं। तो जब वो लखीमपुर वाला हुआ, उसके बाद में जो कल का जो परसों का जो हमारा प्रोग्राम था श्रद्धांजलि का, अरदास का, वो हमने यहाँ गाँव में लोगों ने दिए जलाए, अरदास की उनके लिए। तो वो पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पूरी होती है, तो उसका एक प्रेशर है इस पे सरकार पे। उस प्रेशर के बनिस्बत वो अरेस्ट हुआ है मंत्री का बेटा, अदरवाइज़ तो अरेस्ट होने का मतलब ही नहीं। हालाँकि फिर भी उन्होंने देरी की और आगे भी हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है इनसे कि ये इसको कोई सज़ा दिला पाएँगे। लेकिन फिर भी जो किसानों का प्रेशर है, उस प्रेशर के बनिस्बत आज वो जेल के अंदर है। जी। जी। जिस तरह से वो मंत्री ने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं क्या था, ये आपको मालूम है। तो क्या किसानों ने जानने की कोशिश की कि इस मंत्री का बैकग्राउंड क्या है? उन्होंने क्या-क्या कारनामे अंजाम दिए? किसान क्यों जानेगा सर? किसान कोई विपक्षी पार्टी थोड़ी ना। किसानों की तो एक माँग है काले कानून वापसी की, एमएसपी गारंटी की। वो हुँ, अपना काम कर रहे हैं। वो उसका किसानों का काम है कि सरकार पे दबाव बनाना, हुँ, अहिंसक तौर पे एक आंदोलन करके। तो फिलहाल जो भाजपा का विरोध है, 3 काले कानूनों के विरोध में भाजपा का जो हम लोग किसान विरोध कर रहे हैं, उसी विरोध के विरोध ही करना था उस दिन। विरोध करने ही वो गए थे और विरोध करके लौट रहे थे।
अब कौन क्या बोल रहा है इस सरकार में, कोई इस सरकार में तो जो मंत्री है, जो इनके सपोर्टर है, जो नेता है, वो कभी खालिस्तानी बोलते हैं किसानों को, कभी आतंकवादी बोलते हैं, और मीनाक्षी लेखी ने तो मवाली तक बोला है किसानों को। तो उनका बैकग्राउंड चेक हम लोग क्यों करेंगे? ये काम थोड़ी ना है हमारा। हमारा काम तो है प्रोटेस्ट का, जो हम लोग कर रहे हैं। आप काम प्रोटेस्ट का है, मैंने ये इसीलिए पूछा क्योंकि ये किसानों को धमकाने के लिए कहा गया है। तो धमकाने वाला कितना ताकतवर है या फिर कितना साजिशी है, ये अगर जान सकते हैं तो आप अपना डिफेंस तैयार कर सकते हैं ना। नहीं, इसमें क्या है सर कि हमारी जो लड़ाई है ना, वो है एक बहुमत की जो सरकार है इस देश में बनी हुई, जो दोबारा आई है, उस सरकार से हमारी सीधी लड़ाई है। उस सरकार का जो होम मिनिस्ट्री है वो अमित शाह के पास है, और अमित शाह कितने ताकतवर है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो जब गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह है, तो उसके बाद में जो मिनिस्टर बचे हैं वो कैसे होंगे, इसका अंदाजा आप लगाइए। लेकिन डिफेंस की आप बात कर रहे हो, तो जब 10 महीने से अगर डिफेंस की हम लोग चिंता करते, मरने से डरते, या ये कुचल देंगे, गोली मार देंगे, या लाठीचार्ज से हमें घायल कर देंगे, अगर यही डर लेके हम घर बैठ बैठ जाते या बैठ जाए, तो फिर ये जो काले कानून है इनकी वापसी कैसे होगी? बिल्कुल तो सही। डरने का तो मतलब ही नहीं। कुचल दिया कोई नहीं, वो कुचलते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है। लखीमपुर का जो वाकया है, हम आंदोलन को कुचल देंगे का जो डायलॉग होता है, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है बिल्कुल बिल्कुल। और इससे इससे डराने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से आपने बताया कि किसान डरने वाले नहीं हैं, मतलब ही नहीं, डर का ये तो बहुत मतलब अच्छी ही बात नहीं है, बल्कि लगातार गुस्सा बढ़ रहा है इनके खिलाफ। है। जैसे जैसे ये किसानों को दबाने की, कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही ये हमारा आंदोलन है जो विस्तार ले रहा है, उतना ही ज्यादा जो गुस्सा है, उस गुस्से का मतलब ये नहीं है कि हम हथियार उठाने वाले हैं या उनका मुकाबला करेंगे लाठी डंडे से। गुस्से का मतलब है कि हम तकलीफ सहने के लिए, लड़ने के लिए, मुकाबला अहिंसक तौर पे मोर्चे पे डटने के लिए हम लोग और ज्यादा तैयार हो रहे हैं। वो गुस्सा हमारे अंदर बढ़ रहा है। जो तकलीफ हम मोर्चे पे सहन कर रहे हैं, धूप छांव में, मच्छरों में, वो सहन करने की ताकत बढ़ रही है उस गुस्से से, जो ये हरकतें लगातार, जो ये आरएसएस की सरकार जो सत्ता में बैठी है, ये जो हरकतें कर रही है। तो वो तो कोई कहानी नहीं है सर। हम्म। और आपने जिस तरह से बताया कि बहुत अच्छी बात है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इत्तेहाद के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार देखा गया है कि भिन्न भिन्न समुदाय के लोग एक जगह जमा हुए हैं और बिल्कुल पूरे पूरे एक जगह होकर एक आवाज़ बने हैं। तो बिल्कुल। इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये इत्तेहाद को बनाए रखने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो तो जब स्टार्ट हुआ था ना, ये जब 26 नवंबर को हम दिल्ली को जाने की जो कॉल थी संयुक्त किसान मोर्चे की, और हम गए थे, तो उसके बाद में ये जात के नाम पे पहले इसको इनको इस आंदोलन को सिखों का आंदोलन कहा गया, हम्म। सिखों को खालिस्तानी से जोड़ा गया। लेकिन फिर हरियाणा इसमें शामिल हुआ, तो फिर इन्होंने एक तरह से जाटों का आंदोलन कर लिया। अभी जाट जो भी है, जो जाट कम्युनिटी, चाहे जाटों से सिख बने हैं या जाटों से मुस्लिम बने हैं, तो उन्होंने एक तरह से किसानों का नया होके जाटों का आंदोलन करने की भी इन्होंने कोशिश की। लेकिन इस लेवल का ये आंदोलन है, इतना विशाल आंदोलन है, देशव्यापी आंदोलन है ये, कि इसमें इनके जो भाजपा के पैंतरे हैं, ये आम लोग सारे समझ चुके हैं। तो इसका इनका ये प्रयास बिल्कुल भी कोई असर नहीं डाल रहा। अगर ये असर डाल रहा होता, तो 26 जनवरी को इनका जो षड्यंत्र था लाल किले वाला, तो हम्म। उसमें जिस तरह से निशान साहब का झंडा फहराया गया था, तो उसके बाद में तो ये आंदोलन अब तक कुचल दिया जाना था, लेकिन नहीं कुचला गया। इसकी वजह ये रही, क्योंकि जो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये काले कानूनों के खिलाफ है। शुरुआत इसकी पंजाब में जरूर हुई थी, लेकिन ये धीरे धीरे राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा और हर जगह, तमिलनाडु तक ही हमारा जो आंदोलन है ये पहुंच चुका है, बंगाल तक पहुंच चुका है। तो ये तो इन्होंने भी अब लगभग प्रयास करना छोड़ दिया है, क्योंकि इसका कोई कोई असर नहीं है। ये कोई जात का या कोई समाज का तो आंदोलन है, ये तो टोटली किसानों का आंदोलन है। हम्म। लखीमपुर का जो वाकया हुआ है, उसमें जो जख्मी हुए किसान, उन लोगों की सूरत हाल क्या है, कैसे हैं वो लोग? ठीक है। वो जो हमारे 5 साथी, जिसमें एक पत्रकार भी है,
वो शहीद हुए उनकी, तो परसों वो अरदास और जो उनका अंतिम जो जितना भी होना था वो हम सब ने बहुत ही इज्जत सम्मान के साथ पूरे देश के किसानों ने किया। और जो जख्मी हुए वो सारे किसान साथी अब ठीक है, बढ़िया कंडीशन में। और और जो वो करनाल में पुलिस का जुल्म का शिकार हुए थे वो लोग, कहाँ पर? करनाल में। हाँ वो ठीक है, वो तो करनाल वाला तो उसके बाद में नेक्स्ट डे ही आ गया था। वो हम किसानों का जो जज्बा था वो इस तरह का है सर कि वो जल्दी से जल्दी जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं किसान, किसी भी लाठीचार्ज में हो रहे हैं पिछले 10 महीने से, तो उनका एक तरह से जज्बा ये है कि वो हॉस्पिटल में एक नाइट नहीं रुकना चाहते। उनका ये होता है कि जल्दी से हमारी पट्टियां वट्टियां करो और हम फिर से उसी मोर्चे में उसी जगह जाना चाहते हैं जहां से घायल होके आए थे। तो नेक्स्ट डे वो घायल थे जो करनाल वाले, वो मोर्चे पे आ गए थे, उनकी वीडियो भी बाहर खूब वायरल हुई थी। उनका इलाज वगैरह ठीक से हो गया? उनका बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। आज के दिन संयुक्त किसान मोर्चे का जो संगठन है ये इतना मिलके चल रहा है, इतना एक तरह से कंट्रीब्यूशन इसमें इतना है, लोग इसमें इतना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि न कोई मेडिकल की कोई दिक्कत है, न कोई खाने पीने की दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई समस्या तो है ही नहीं। हम्म। समस्या सिर्फ यही है कि ये जो तानाशाह सरकार बैठी है ये कब मानेगी और किस लेवल पे, मतलब कब, कौन सी जो एक हद होती है कि वो क्रॉस होने के बाद ये लोग मानेंगे, वो समझ से परे है। अब ये किसानों का जो डिमांड है उसको पहले तो तवज्जो दी गई, उसके बाद अब बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो सरकारी मशीनरी को झिंझोड़ने के लिए किसानों की जानिब से और क्या करने की ज़रूरत है? अभी तो जो चल रहा है सबकी निगाह उत्तर प्रदेश चुनाव पे। टिकैत साहब ने एक बात कही थी कि वोट की चोट देनी पड़ेगी। सरकारें जो होती है उस पे सबसे ज्यादा, देखिए लोकतांत्रिक सिस्टम में तो ये होता है कि प्रोटेस्ट का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है किसी भी गवर्नमेंट पे, लेकिन हमारे देश में कहने भर का है वो सिस्टम। तो असल जो प्रेशर है वो प्रेशर बनेगा जब ये चुनाव में हारेंगे। जिस तरह से बंगाल में चुनाव में ये हारे तो इनको बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब जो यूपी का चुनाव है, यूपी का चुनाव टोटल इस बात पे निर्भर है कि अगर उसमें किसान जीतते हैं या जो भाजपा अगर वहां हारती है और जो अपोजिशन अगर वहां पे लीड लेता है यूपी में, तो उसके बाद तो किसानों, हमें ये विश्वास है कि उसके बाद ये जो कानून है ये वापस हो जाएंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में ये लीड लेके जाते हैं तो बेहद मुश्किल हो जाएगा किसानों के लिए भी, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से डरती है, वो है हार, चुनावी हार। तो वोट की चोट इनको देनी पड़ेगी, उसी का प्रयास हो रहा है लगातार। और उत्तर प्रदेश चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि भाजपा को हराने के लिए वोट दीजिए, किसी भी दल को दीजिए, वो कोई मैटर नहीं है। जिताना किसको है ये संयुक्त किसान मोर्चे की समस्या नहीं है, हराना किसको है ये हमारा एम्बिशन है। भाजपा को हराना है, भाजपा को वोट की चोट दें। बंगाल में इन्होंने चुनाव हारा, मगर ऐसा नहीं लगता है कि वो इससे डर गए हैं। ऐसी कोई पॉजिटिव तब्दीली उनमें नहीं आई है। नहीं आई है क्योंकि जो मेन जो अपने हिंदुस्तान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश ये तय करता है, 80 के करीब है ये सीटें, उत्तर प्रदेश तय करता है कि देश में सरकार किसकी बनेगी। तो हम्म। मेन वही है। वहां पे बंगाल में तो इन्होंने ट्राई किया था, बंगाल में भाजपा का वजूद पहले नहीं था, थोड़ा थोड़ा भी बना था। तो हम्म। वहां तो एक तरह से ट्राई किया था, वहां से ये अभी सत्ता में 2 बार आए हैं, तो उसमें बंगाल का कोई खास योगदान भी नहीं है, यूपी का है। तो मेन जो है, हार्ट जो है इस संसद का अपने हिंदुस्तान में, वो उत्तर प्रदेश है। तो वहीं से इनको वोट की चोट मिलेगी और वही प्रयास है। तो अब हो ये रहा है कि वो पहले से ही हुकूमत में वहाँ पर मौजूद हैं, तो सारी जो है अपनी अपनी ताकत झोंक देंगे और जीतने की कोशिश करेंगे, सारे हरबे इस्तेमाल करेंगे। और जो योगी हुकूमत है वो बनी रहे, सेकंड टर्म में भी आ जाए, उनकी ये कोशिश रहेगी। तो उस ताकत को तोड़ने के लिए आप लोग क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? देखिए, हम किसान हैं, किसानों के पास जो राजनीतिक हथकंडे होते हैं वो तो है नहीं, हम्म। क्योंकि राजनीति बड़ी हम कहते हैं ना बहुत बुरी चीज है।
क्योंकि उसमें न कोई मोरलिटी देखी जाती है, न कोई ईमानदारी या बेईमानी देखी जाती है। किसी भी हद तक जो राजनेता के होते हैं वो जाते हैं, राजनीति किसी भी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन किसानों के पास तो ऐसा कुछ है नहीं। किसान तो सिर्फ इस बेस पे प्रयास करेंगे कि जो काले कानून है वो इस देश के लिए खतरनाक है, किसानों के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है, उपभोक्ता के लिए खतरनाक है, छोटे व्यापारियों के लिए खतरनाक है। इसके अलावा जो देश में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से अभी जो कोयले की कमी आई है, ये भी किसानों के बीच में एक तरह से ये मैसेज गया है कि कोयले की कमी ये जानबूझकर लाई गई है सेंट्रल सरकार द्वारा, ताकि जो कोयले की खदानें हैं ये, या ये जो बिजली जो बनाने वाले जो सेंटर है, ये प्राइवेट हाथों में दिए जा सके, अंबानी अडानियों को दिए जा सके। तो ये पूरा का पूरा एक प्री प्लान्ड लग रहा है जैसे, तो किसानों के बीच में इसका मैसेज गया है। तो इस तरह से जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो अब तक इस देश में इन्होंने अपनी गलत नीतियों की वजह से जिस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं, डीजल पेट्रोल गैस के जो प्राइस है, तो ये जो सब चीजें हैं, कृषि कानूनों से लेके, श्रम एक्ट से लेके, महंगाई से लेके, और जो जो इनकी गलत नीतियां हैं, और जिस तरह से ये कॉरपोरेट घरानों के लिए काम करते हैं, तो वो एक्सपोज करके किसानों के बीच में, और जो किसान आंदोलन में इन लोगों ने किसानों के साथ जो किया है, वो एक तरह से गांव-गांव में बताकर, वो दिखाकर, समझाकर लोगों की, अगर ये जीतते हैं तो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो वो चीजें करके, और कोशिश करेगा किसान कि भाजपा को वहाँ पे हराया जाए। इसके लिए अभी कल से एक तो जो लखीमपुर में जो हमारे किसान साथी शहीद हुए थे, उनकी अस्थि कलश की यात्रा निकाली जा रही है, कल शुरुआत हो गई थी उसकी। पूरे यूपी में हर जिले में वो निकलेगी। इसके अलावा राजस्थान और लगभग पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में जिले वाइज कलश यात्रा इनकी शहीदों की जो अस्थियां हैं वो लेकर निकलेगी, और उससे एक पॉजिटिव जो मैसेज है वो दिया जाएगा कि इस कलश में हमारे वो किसान शहीद है जो इस देश के लिए, इस खेती के लिए अपना जीवन जो है वो बलिदान दे गए। तो इस तरह से जो किसान है वो अपना प्रयास कर रहे हैं लगातार, और करते रहेंगे। किया और कहा कि किसान पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, और आप बिल्कुल निष्पक्ष रहकर आप ये कैंपेन चलाएंगे कि मौजूदा हुकूमत क्या-क्या गलतियां कर रही हैं। उस बेसिस पे आप मौजूदा हुकूमत को दंड देने में कामयाब होंगे। बहुत अच्छी बात है। अब ये देखने में आया है कि आप लोगों का जो आंदोलन है, उसमें महिला शक्ति का प्रदर्शन ज़रा कम नज़र आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लीडरशिप की आप बात कर रहे हो, लीडरशिप में बिल्कुल कम है। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, है ज़रूर, लेकिन कम है। लेकिन महिलाओं की आंदोलन में मौजूदगी कहीं कम नहीं है। आप सिंघू बॉर्डर पे देखो, टिकरी बॉर्डर पे देखो, वहाँ से जितने भी फ़ोटोएँ आज तक आई है, उसमें जो पीला जो कपड़ा पहने हुए हैं, पीला चुनरी उसके जो भी है, तो वो सारा महिलाओं के ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यूपी में आप कोई भी अपने हरियाणा में, पंजाब में कोई भी किसान महापंचायत को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे महिला शक्ति नजर आएगी। बाकी किसान परिवारों में एक्चुअल में क्या होता है सर, कि किसान परिवारों में महिलाएं घर संभालती है। जब ओके। किसान आंदोलन के लिए बाहर जाता है तो पीछे से खेत और घर संभालने की जिम्मेवारी महिलाओं की होती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जितनी तादाद फिलहाल है, संख्या है, वो काफी है, कम वाली बात नहीं है। तो महिलाएं बराबर आंदोलन में है, वो मोर्चों पे न होके घर के अंदर जो मोर्चा है वो संभाल रही। ठीक है। तो इस तरह से महिलाएं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं इस आंदोलन को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब ये जो आंदोलन में घुसकर कोई साजिश करके आंदोलन का माहौल ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से रोकना चाहेंगे? नहीं, नहीं, नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये कर रहे होते तो अब तक कर देते। किसान आंदोलन में की सबसे अच्छी बात यही रही है अब तक के हिसाब से, कि इतना लंबा और विशाल आंदोलन चलने के बाद में कहीं से कोई इस तरह की वीडियोस, फोटोज या कोई नेगेटिव चीज आंदोलन से नहीं आई अभी तक, कि किसी किसान ने किसी पुलिस वाले के सर फोड़ दिया हो, या कोई गलत कोई महिला के साथ छेड़खानी की हो। इस तरह की अभी तक कुछ भी कोई भी नेगेटिव चीज बाहर नहीं आई है।
और उसका एक कारण ये भी है कि ये आंदोलन जो है ये प्योरली किसानों का, और जो किसान है, युवा है, वो फेमिलियर बंदे होते हैं, और जो प्योर किसान है इसमें गलत होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। किसान पहचान जाते हैं कि ये किसान परिवार से लड़का जो घूम रहा है ये नहीं है, उसकी चाल ढाल से ही पता चल जाता है कि ये किसानी परिवार से नहीं है। तो वो पूरी इस तरह से पूरा थोड़ा निगरानी भी रखते हैं, हर मोर्चे पे इस तरह की टीमें भी बनी हुई है। उसके अलावा जो लोकल में जो महापंचायतें वगैरह होती है, तो वहाँ सब एक दूसरे को जानते भी है। तो इस तरह की, और दूसरा ये कि हिम्मत भी नहीं करता कोई बाहर वाला। शुरू-शुरू में स्टार्टिंग में बीजेपी ने एक बार प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन वो प्रयास इनका असफल हो गया। लगातार इनके जो भेजे हुए लोग थे, वो पकड़े जा रहे थे और पुलिस के हवाले हो रहे थे, इनकी वीडियो बाहर आ रही थी, उसके बाद इन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया, क्योंकि इससे बदनाम भाजपा ज़्यादा हो रही थी, किसान कम हो रहे थे। तो उसके बाद में लगातार अब तक ऐसा कोई इंसिडेंट आपने भी देखा होगा, 10 महीने आंदोलन चलने के बाद में इतनी बड़ी लाखों की तादाद में किसान होने के बावजूद किसी भी किसान ने कोई चोरी की हो, कोई महिला से छेड़खानी की हो, किसी पुलिस वाले के इसका सर फोड़ा हो, बहुत बहुत बड़ी बात होती है सर ये। कोई छोटी मामूली बात नहीं होती कि सेल्फ चलने वाला, बिना कोई प्रोटेक्शन के चलने वाला लाखों की भीड़ जहाँ पे मौजूद हो और वहाँ किसी भी तरह की कोई जनहानि या किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम तो ये मानते हैं कि हमारा जो ये आंदोलन है, ये ईश्वरीय ताकत से चल रहा है, जो अब तक इस मजबूती से लगातार आगे बढ़ रहा है। भाजपा जैसी साजिशन, षड्यंत्र करने वाली पार्टी सत्ता में हो और इतनी मतलब अड़ियल तौर पे कि हमें कानून जो है ये वापस लेने ही नहीं है, उस कंडीशन में भी किसानों का आंदोलन इस अनुशासन से चलना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। जाते-जाते आप हिंदुस्तानी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही सर आपके माध्यम से आपको भी, कि ये जो देश में अभी सरकार बनी हुई है, भाजपा आरएसएस की सरकार, पूरे आरएसएस संगठन का बैकग्राउंड चेक कीजिए। जो सत्ता में लोग बैठे हैं, मोदी जी है, अमित शाह, इनका बैकग्राउंड चेक चेक कीजिए। गुजरात में ये कैसे-कैसे क्रिमिनल केसेस इन पे हुए थे। अमित शाह को तो बाकायदा तड़ीपार कर दिया गया था गुजरात से। मोदी साहब को तो अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था 2002 के दंगों के बाद से। तो ये तो प्रधानमंत्री बनने के बाद इनको, एक प्रधानमंत्री होने के नाते इनको वीज़ा दिया गया था। व्यक्तिगत तौर पे तो अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था। किस तरह के लोग सत्ता में बैठे हैं, किस तरह का संगठन सत्ता में बैठा है, सोचना चाहिए कि ये लोग अगर पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को अगर अपने हाथ में लेंगे, तो इस देश का क्या होगा? कहाँ जाएगा ये देश? ये सोचने वाली बात है। लगातार जो निजीकरण है, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से आरबीआई का रिजर्व इन्होंने निकाल लिया, सोना ये लोग गिरवी रख रहे हैं, जिस तरह से कृषि कानून आया जिनका अभी तक कोई इनका नुमाइंदा उसके फायदे तक नहीं बता पाया, जिस तरह से अंबानी अडानियों की प्रॉपर्टी लगातार बढ़ रही है, तो पूरा देश देख रहा है। अगर फिर भी किसी के समझ में नहीं आ रहा, अगर किसी को ये आशा है कि ये जो सत्ता में जो सरकार बैठी है, मोदी सरकार, ये इस देश के आम आवाम का, किसानों का भला कर देगी, तो उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आंखों की पट्टी उतार लीजिए और अपने दिमाग का जो है वो बल्ब जगा के सोचिए कि अगर ये सरकार लगातार और बनी रही, तो हमारा देश कहाँ का कहाँ चला जाएगा और कैसे हालात जो है वो हमारे सामने होंगे। तो साथियों, आप सभी से इस चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सोचिए, समझिए, पीछे झांक कर देखिए कि पहले क्या कंडीशनें थी, आज किस तरह की तानाशाही इस देश में बोलने वालों के साथ हो रही है, किस तरह से गृह मंत्री का बेटा किसानों को लौटते हुए किसानों पे गाड़ी चढ़ा रहा है, जबकि उसको पता है कि वीडियो बनेंगे, पूरा देश में इतना बड़ा आंदोलन है, लेकिन उसको डर नहीं है। उसको डर इस वजह से नहीं है कि उसको पता है कि हमारी सरकार कितनी ताकतवर है और उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो आज अगर इतने बड़े आंदोलन के बावजूद किसानों के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी के साथ ये लोग कैसा सलूक कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है और इसको सोचिएगा, गौर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज साहब। तो धन्यवाद। नाज़रीन, ये थे पृथ्वीराज बुदानिया, जो कि ज़िले गंगानगर, राजस्थान से हमसे जुड़े हुए थे। और इन्होंने बहुत बेहतरीन बात ये की कि आँखों की पट्टी हटाइए, दिमाग का बल्ब जलाइए और सोच समझकर वोट कीजिए, वरना जितना नुकसान हिंदुस्तान को अब हुआ है, इससे और ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। तो मैं भी आपसे अपील करता हूँ, सोच समझकर वोट कीजिए
और इंसान दोस्त हमदर्द सरकार को सत्ता में लाइए। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।